486 ये रिश्ता क्या कहलाता है। सरगम ने मीरा की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को जा जल्दी। मीरा जल्दी से कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होती हुई भागते हुए किचन में गई। उसने वहां से मिठाई का डब्बा निकाला, एक कटोरी में 4-5 पीस रखे और फिर वापस से भागती हुई अपने कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन तभी वो क्रिश से टकरा गई। मीरा गिर जाती, लेकिन क्रिश ने उसे बाजू से पकड़ लिया। क्रिश बोला, अंडस्को ये फाइटर जेट बनकर कहाँ जा रही हो। मीरा बोली, अंडस्को कमरे में। क्रिश ने मीरा के हाथ में कटोरी देखकर कहा, अंडस्को ये किसके लिए है। मीरा बोली, अंडस्को अभिमान भाई के लिए। ये सुनते ही क्रिश की आंखें हैरानी से फैल गई। मीरा ने क्रिश से अपनी बाजू को छुड़वाया और अपने कमरे की तरफ तेज कदमों से चली गई। उसके जाते ही क्रिश अपने होश में आया और वो भी मीरा के पीछे पीछे उसके कमरे की तरफ चला गया, लेकिन वो कमरे के अंदर नहीं गया, बाहर खड़ा होकर ही अंदर का नजारा देख रहा था, वो भी छुपकर। और तभी उसने अपने पीछे युग को महसूस किया। उसने पलटकर युग को देखा और बोला, अंडस्को भाई तू क्या बेताल की तरह मेरे सिर पर ही चढ़ा रहता है। युग ने क्रिश के सिर पर एक मारकर कहा, अंडस्को ज्यादा बकवास मत कर, जो तू देख रहा है वो मैं भी देख रहा हूँ, देखने दे। देखो तो अभिमान इतना बदल क्यों रहा है। जहाँ वो दोनों भाई बाहर खड़े हुए अंदर का नजारा देख रहे थे, वहीं अंदर अभिमान ने अपने हाथ को सरगम के सामने बढ़ाया हुआ था। सरगम ने अभिमान की राखी बांध दी। हालांकि वो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई थी, फिर भी उसने अभिमान के हाथ पर राखी बांध दी, फिर उसे मीठा खिलाया। अभिमान ने भी बिना अभिमान दिखाए मीठा खा लिया। उसके बाद उसने मीरा की तरफ अपनी कलाई बढ़ाई। मीरा तो पहले ही घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, ऊपर से अभिमान का ऐसा एटीट्यूड उसे और डरा रहा था। सरगम ने मीरा की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को सोच क्या रही हो। और मीरा ने अभिमान की कलाई पर राखी बांध दी। फिर उसने भी अभिमान को थोड़ा सा ही मीठा खिलाया, क्योंकि वो जानते थे अभिमान ज्यादा मीठा नहीं खाता। वही अभिमान ने के थाली में से मिठाई उठाए और उसे तोड़कर दोनों बहनों को आधा आधा खिला दिया। दोनों बहनें अभी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। अभिमान बोला, अंडस्को मैं अभी आया, जाना मत यहाँ से। दोनों ने एक साथ हमें गर्दन हिला दी। अभिमान कमरे से बाहर आया तो युग और क्रिश पिलर के पीछे छुप गए। अभिमान अपने कमरे में गया, वहां से 2 नेकलेस लेकर आया जो वो आराध्या के साथ खरीद कर लाया था। उसने वो नेकलेस एक मीरा और एक सरगम की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने ना में गर्दन हिला दी। सरगम बोली, अंडस्को नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अभिमान बोला, अंडस्को तुमने किसी आम आदमी को राखी नहीं बांधी, अभिमान रघुवंशी को बांधी है और उसका कुछ स्टैंडर्ड है, रख लो और आदत डाल लो। अब मैं तुम दोनों को ऐसे गिफ्ट देता रहूंगा। सरगम और मीरा दोनों ने नेकलेस पकड़ लिया और धीरे से बोली, अंडस्को थैंक यू। अभिमान ने फिर मीरा की तरफ देखकर कहा, अंडस्को तुम्हें कोई परेशान करे तो बोल देना, अभिमान की बहन हूँ, तुम्हारी तरफ देखने से पहले 4 बार सोचेगा। ये सुनते ही बाहर खड़े कृष्ण ने अपना सलाइवा गटक लिया और मीरा ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपना एक हाथ उठाकर मीरा के गाल पर लगाकर थपथपाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही दोनों बहनें एकदम से उछलकर चिल्लाने लगी। दोनों के लिए ही बहुत बड़ी बात थी। वैसे तो सरगम और मीरा ने अनिरुद्ध को भी राखी बांधी थी, लेकिन फिर भी अभिमान को राखी बांधना उनके लिए भी अभिमान की बात थी। वहीं बाहर खड़े पिलर के पीछे युग और क्रिश एक दूसरे का आंखें फाड़े देख रहे थे। युग धीरे से बोला, अंडस्को तेरी होने वाली बीवी को तेरे हो चुके भतीजे ने बहन मान लिया, उसे हिसाब से मीरा तेरी क्या हुई। इससे आगे युग कुछ बोलता, क्रिश ने उसके मुंह पर हाथ रख कर कहा, अंडस्को कम बोल समझ आई, मीरा मेरी होने वाली बीवी हुई समझा। युग ने क्रिश का हाथ मुंह से हटाया और बोला, अंडस्को ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध कपड़े धो रहा था और कपड़े धोते धोते बाथरूम सिंक भी बना हुआ था। अनिरुद्ध को अपनी और शिवांगी के कपड़े धोने में कोई शर्म नहीं आती थी, बल्कि वो ये बात मान चुका था कि शिवांगी पूरी तरीके से उसके ऊपर ही डिपेंड है। अनिरुद्ध गाना गा रहा था, अंडस्को तुम्हारे हैं तुम्हारे थे तुम्हारे ही रहेंगे हम। और तभी उसके हाथ में शिवांगी की एक शर्ट आई और वो उस शर्ट को
देखकर बोला, अंडरस्को, यही सच्ची मोहब्बत है, कभी होगी नहीं जो कम, तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम। और इतना कहकर वो उस शर्ट को बहुत अच्छे से धोने लगा। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी सोफे पर आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। उसकी गोद में कटे हुए फल का बाउल रखा हुआ था और वो टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते वो फल भी खा रही थी। अनिरुद्ध उसे कोई भी फास्ट फूड खाने नहीं देता था और फास्ट फूड उसकी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं था। फाइनली 1 घंटे बाद कपड़े धोकर अनिरुद्ध वॉशरूम से नहाकर बाहर आया। वो अपने बालों को टॉवल से पूछ रहा था। जैसे ही वो शिवांगी के पास गया, उसकी नज़र टीवी पर गई। टीवी में एक किसिंग सीन चल रहा था। उसे देखकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं शिवांगी ने जब अनिरुद्ध को अपने पास देखा तो गर्दन घुमाकर बोली, अंडरस्को, ये क्या कर रहे हैं? अनिरुद्ध ने शिवांगी के हाथ से रिमोट लिया और टीवी बंद करके कहा, अंडरस्को, ये सब बंद करवाना पड़ेगा वरना ये तो मेरे घर की बच्ची को बिगाड़ देंगे। शिवांगी खड़ी होकर मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, टीवी क्यों बंद किया? अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, बहुत रात हो गई, जाकर सो जाओ, टीवी क्यों बंद किया, चलो जाओ कमरे में। शिवांगी मुंह बनाकर चुपचाप कमरे में जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अनिरुद्ध ने इतना नहीं डांटा था लेकिन अब शिवांगी अनिरुद्ध का इतना भी डांटना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जैसे ही शिवांगी कमरे में गई वैसे ही अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, अच्छा रुको, वापस आओ। शिवांगी ने नम आंखों से पलटकर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने अपनी बाहें फैला दी। शिवांगी जल्दी जल्दी अनिरुद्ध के पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। अनिरुद्ध ने उसे चुप करवाते हुए कहा, अंडरस्को, अच्छा चुप हो जाओ, मैं माफी मांगता हूँ। शिवांगी अनिरुद्ध से दूर होकर फिर से बोली, अंडरस्को, तो बताओ अनिरुद्ध वो क्या कर रहे थे? अनिरुद्ध बेबस आंखों से शिवांगी को देख रहा था। फिर वो बोला, अंडरस्को, तितली, वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। शिवांगी बोली, अंडरस्को, प्यार क्या होता है? अनिरुद्ध अब इरिटेट हो रहा था। फिर भी उसे शिवांगी को समझाना तो पड़ता ही, क्योंकि उसके अलावा उसे कोई नहीं समझा सकता था। इसलिए उसने समझाते हुए कहा, अंडरस्को, देखो तितली, जैसे अवनीत जीजू पीहू से प्यार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, मतलब जब एक लड़का एक लड़की से शादी करता है उसके बाद वो उसे प्यार करता है, समझ गई? शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, मतलब हम भी शादी करेंगे? ये सुनते ही अनिरुद्ध के दिल की धड़कन बढ़ गई, जबकि शिवांगी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। उसकी दुनिया तो अनिरुद्ध से शुरू होती थी और अनिरुद्ध पर ही खत्म हो जाती थी। उससे आगे वो कुछ ज्यादा सोचती नहीं थी और अब वो उसके साथ इतना कंफर्ट होने लगी थी कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, तितली, मेरी बात सुनो, ऐसे शादी नहीं होती। जब तुम ठीक हो जाओगी तो अपनी फैमिली के पास चली जाओगी, समझी? शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, मेरी फैमिली अनिरुद्ध है, तितली और अनिरुद्ध फैमिली। अनिरुद्ध समझ गया था कि वो तितली को समझा नहीं सकता, इसलिए उसने तितली की बाजू पकड़ी और उसे कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा, अंडरस्को, अच्छा चलो सो जाओ और ऐसी बातें नहीं सोचते, कल हॉस्पिटल जाना है। और अनिरुद्ध ने उसे बेड पर लेटा दिया और फिर उसे हल्की हल्की थपकियां देने लगा और तभी शिवांगी बोली, अंडरस्को, कल शॉपिंग। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, ठीक है तितली, सो तो जाओ, फिर कल चलेंगे ब्रूम ब्रूम पर शॉपिंग। शिवांगी खुश हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध शिवांगी के बालों को सहलाता रहा। शिवांगी तो सो गई लेकिन अनिरुद्ध की बेचैनी बढ़ गई। उसके कानों में बार बार एक ही शब्द घूम रहा था, अंडरस्को, हम भी शादी करेंगे। अनिरुद्ध ने तितली को ब्लैंकेट से कवर किया और खुद उस कमरे के सोफे पर जाकर लेट गया। वो बहुत थका हुआ था लेकिन शिवांगी के कुछ शब्दों ने उसकी नींद उड़ा दी। पता नहीं किस पहर उसे नींद आई। अगली सुबह अनिरुद्ध का चेहरा उतरा हुआ था। वो बार बार शिवांगी की तरफ देख रहा था, काम करता हुआ भी उसे ही निहार रहा था। अनिरुद्ध को नहीं पता था कि उसका और तितली का क्या होगा, लेकिन वो इतना समझ रहा था कि अगर शिवांगी उससे दूर हुई तो उसके बिना नहीं रह पाएगी। हालांकि उसे प्यार नहीं था लेकिन केयर बहुत करता था। थोड़ी देर बाद दोनों रोज की तरह तैयार होकर बाहर आए।
फिर करीब 1 घंटे बाद अनिरुद्ध ने बाइक हॉस्पिटल के बाहर रोकी। अस्पताल को देखकर शिवांगी का मुंह बन गया। अनिरुद्ध ने शिवांगी के गाल पर हाथ लगाकर कहा, अंडरस्को, जल्दी ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें ब्रूम ब्रूम सिखाऊंगा। शिवांगी ने हमें गर्दन हिला दी और तभी वहां अवनीत आया। अवनीत ने शिवांगी की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, गुड मॉर्निंग तितली। शिवांगी ने भी मुस्कुराकर अवनीत को जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अनिरुद्ध ने अवनीत को देखा और बोला, अंडरस्को, जीजू अंदर ले जाए, मैं चलता हूँ। अवनीत ने हमें गर्दन हिलाए और अनिरुद्ध ने अपनी बाइक घुमा ली और फिर एक बार शिवांगी को देखकर बाय कहा और वहां से चला गया। अनिरुद्ध सीधा हॉस्पिटल गया, जहां राघव एडमिट था। अगले कुछ मिनट में अनिरुद्ध एक कमरे के बाहर खड़ा हुआ था और तभी उस कमरे से डॉक्टर आया। अनिरुद्ध ने पूछा, अंडरस्को, अब कैसे है राघव भैया? डॉक्टर ने कहा, अंडरस्को कोमा में है, कब होश आएगा पता नहीं, बुलेट हाथ को चीरते हुए निकली है, जान बच गई बड़ी बात है, वरना ऐसा लग रहा था हाथ काटना पड़ेगा। फिलहाल कोमा में है लेकिन चांसेस है बाहर आने के। अनिरुद्ध ने हमें गर्दन हिलाए और अस्पताल के बाहर आ गया। वो बाइक पर बैठा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था शिवांगी कौन है, कहाँ से आई है। उसके पास एक लास्ट ऑप्शन राघव था, लेकिन राघव भी कोमा में था, यानी अनिरुद्ध शिवांगी के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा था। और यही सब सोचता हुआ उसने बाइक स्टार्ट करी और वहां से चला गया। रघुवंशी मेंशन, शिवाय दिव्यांश दोनों ही शिवाय के केबिन में बैठे हुए थे। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, जो तू सोच रहा है मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं से कोई सिरा नहीं मिल रहा। और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन उठाकर कहा, अंडरस्को, गोपाल कुछ पता चला वो लड़की कौन है? गोपाल बोला, अंडरस्को, सर सच में वो अवनीत की पेशेंट है। उसकी फैमिली कहाँ है? किसी को नहीं पता, बस उसका एक दोस्त है। मुझे उस दोस्त के बारे में अभी पता नहीं चला, जब पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। शिवाय बोला, अंडरस्को, गोपाल जितनी जल्दी हो सके उस लड़की के बारे में पता करो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है वो विराज और वीरा की बेटी है। गोपाल बोला, अंडरस्को, सर फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द पता करके बताऊंगा। शिवाय ने फोन कट कर दिया। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, भगवान करे तेरी बात सही हो जाए। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, दिव्यांश सही होना जरूरी है। अगर ये सच में हमारी बेटी है तो वीरा विराज को जल्दी होश जाएगा। मेरा दिल कहता है जब उनकी बेटी उनके सामने जाएगी तो वो दोनों ठीक हो जाएंगे। बस अब जल्दी से पता चल जाए कि यही लड़की हमारी बेटी है। दूसरी तरफ देव अपने केबिन में आया और आते ही उसने संजना को मैसेज किया, क्योंकि कल रात संजना उसे बहुत सारे मैसेज कर रही थी, लेकिन देव ने उसे रिप्लाई नहीं किया। जैसे ही देव ने संजना को रिप्लाई किया वैसे ही संजना का कॉल आया और वो भड़कते हुए बोली, अंडरस्को, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहते हो तुम? ना मुझे छोड़ रहे हो और ना ही सरगम को डाइवोर्स दे रहे हो। देव बोला, अंडरस्को, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, मैं सरगम को ऐसे नहीं छोड़ सकता। बीवी है वो मेरी, रघुवंशी खानदान की बहू है। ये सुनते ही संजना गुस्से में बोली, अंडरस्को, तो तुम्हारी सरगम की तो इज्जत है और मेरी कोई इज्जत नहीं। देव ने भी गुस्से में कहा, अंडरस्को, तुम्हारी गलती की वजह से मैंने सरगम से शादी की, वरना मैं उससे शादी नहीं करता। तुम्ही ने शादी से हाथ खींच लिया था। संजना भी चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, अपनी गलतियों का ठीकरा मुझ पर मत फोड़ो। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी फैमिली मुझे नहीं अपनाएगी। दोनों में जमकर बहस होने लगी। दोनों ही एक दूसरे को जली कटी सुना रहे थे और बाहर खड़े युग और कृष उन दोनों के दिल में तो जैसे शहनाइयां बज रही थी। दोनों ही देव के केबिन के बाहर खड़े हुए बातें सुन रहे थे और फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ वही कपल डांस करने लगे। 487 सिद्धि मिश्रा हो गया इज्जत का फालूदा। अंदर संजना और देव की जबरदस्त लड़ाई हो रही थी और बाहर युग और कृष का डांस चल रहा था। दोनों ही बिना म्यूजिक के, बिना हंसे, बिना आवाज किए नाच रहे थे। दोनों ही जानते थे कि उन्होंने कितनी बड़ी अचीवमेंट की है। आखिर उन्होंने सरगम को उसका हक दिलवा ही दिया। थोड़ी देर बाद कमरे से आवाज आनी बंद हो गई।
दोनों डांस करते हुए रुक गए। दोनों ने कान लगाकर देखा तो शायद देव फोन कट कर चुका था। उसने गुस्से में फोन दीवार पर मारा। जैसे ही आवाज हुई वैसे ही युग और कृष दोनों ने कसकर आंखें बंद कर ली, लेकिन दोनों के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। और तभी कृष ने धीरे से कहा, अंडरस्को, एक लास्ट शॉट और इन दोनों का फुल एंड फाइनल ब्रेकअप, और फिर हमेशा के लिए संजना हमारे भाई की जिंदगी से चली जाएगी और फिर होगी सरगम की एंट्री। हाय मैं और मेरे हसीन सपने। इतना कहकर कृष ने तो युग के सीने में सिर छुपा लिया और युग ने भी किसी हीरो की तरह उसे अपनी बाहों में समेट लिया। और तभी कॉरिडोर में खड़ी एक लड़की उसके हाथ से फाइल छूट गई। जैसे ही दोनों की नज़र उस लड़की पर गई, उस लड़की ने अपना सलाइवा गटक लिया। युग ने सबसे पहले कृष को खुद से धक्का देकर खुद की दूर किया। उस लड़की ने धीरे से अपनी फाइल उठाए और नज़र झुकाकर वहां से जल्दी जल्दी चली गई। उसके जाते ही युग ने कृष को देखकर कहा, अंडरस्को, हो गया इज्जत का फालूदा। कृष ने युग के कमर पर हाथ मारकर कहा, अंडरस्को, अरे कुछ नहीं हुआ, चलते हैं संजना का पूरी तरीके से बैंड बजाने। दूसरी तरफ संजना गुस्से में अपने फोन को देख रही थी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। संजना खुद से बोली, अंडरस्को, चलो इससे तो ब्रेकअप कर लिया, अब चलते हैं सार्थक राजपूत के पास, या फिर मेरे पास तो एक और ऑप्शन है, वेदांत रजावत। इतना कहकर संजना ने खुद को मिरर में देखा और अपने बाल तरीके से सेट किए और तभी उसके घर की बेल बजी। संजना चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर अपने घर के मैन डोर के पास गई। उसने गेट खोला तो सामने सार्थक खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक बड़े सा बुके था। उस बुके को देखकर संजना के चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान आई और वो अनजान बनते हुए बोली, अंडरस्को, सार्थक तुम यहाँ। सार्थक ने हमें गर्दन हिलाई और बुके घुटनों के बल बैठकर संजना को दे दिया। संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जानबूझकर थोड़ा सा शर्माने का नाटक किया और फिर बुके लेकर बोली, अंडरस्को, सार्थक तुम भी ना चलो, खड़े हो जाओ, आसपास कोई पड़ोसी देखेगा तो गलत समझेगा। सार्थक खड़ा हो गया और फिर संजना ने सार्थक की बाजू पकड़कर अंदर खींचते हुए कहा, अंडरस्को, चलो अंदर, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। सार्थक मन ही मन बोला, अंडरस्को, यही सोचेगा कि बुढ़िया ने एक बच्चे को पटा लिया, इस कृष के बच्चे ने फंसा दिया, घुटनों के बल बैठकर तुम्हें फूल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आखिर देव मेरा भाई है, उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। संजना सार्थक को खींचती हुई सीटिंग एरिया के पास ले आई और फिर उसे सोफे पर बैठाती हुई बोली, अंडरस्को, अच्छा बताओ क्या खाओगे। सार्थक ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, जो मैं खाऊंगा मुझे दे दोगी। संजना शर्माते हुए बोली, अंडरस्को, तुम बहुत शरारती हो। इतना कहकर संजना किचन की ओर जाने लगी और तभी सार्थक ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और संजना सार्थक के सीने से जा लगी। सार्थक का मुंह बन गया, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था। आज उसे आखिरी बार नाटक करना था, उसके बाद संजना हमेशा के लिए उन भाइयों की जिंदगी से दूर चली जाती। संजना जानबूझकर शर्माने का नाटक करने लगी, हालांकि उसे शर्म आती ही नहीं थी। उसने तो न जाने कितने लड़कों के सीने पर सिर रखा हुआ था, लेकिन सार्थक को बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। पहली बार वो किसी लड़की के करीब गया, वो भी संजना जैसी लड़की के। उसने जैसे अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और फिर संजना के चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, अंडरस्को, संजना चलो ना डिनर करने बाहर चलते हैं। संजना मन ही मन बोली, अंडरस्को, है भगवान, ये हमेशा मुझे बाहर ले जाने के लिए क्यों कहता है। अच्छा खासा तो रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हुआ है, साथ में कुछ कर लेते उसके बाद बाहर चलते, लेकिन लगता है ये भी देव की तरह कुछ ज्यादा ही शरीफ है। कोई बात नहीं, रहने दो शरीफ, मुझे तो वैसे भी इसके पैसों से मतलब है। संजना ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाए और जानबूझकर सार्थक की बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी। सार्थक तो चाहता यही था कि संजना जल्दी से जल्दी उससे दूर हो जाए। उसने संजना को छोड़ दिया और संजना हैरानी से सार्थक को देखने लगी। सार्थक ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, बाहर चलते हैं। संजना एक मीठी सी मुस्कुराहट देखकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में आकर संजना अच्छी अच्छी ड्रेस को कपबोर्ड में से निकालकर बेड पर फेंकने लगी।
वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देने वाली थी। वैसे भी उसे नहीं पता था कि सार्थक के मन में क्या है, इसलिए फिलहाल उसे सार्थक हाथ लगा था और सार्थक का पूरा फायदा उठाने वाली थी। वहीं बाहर सार्थक के चेहरे पर पसीना आ चुका था। सार्थक ने कृष और युग को मैसेज करते हुए कहा, अंडरस्को, सालों तुम दोनों ने फंसा दिया। अगर पापा या माँ ने देख लिया ना तो आज ही मेरा सिर कलम कर देंगे। तभी कृष का मैसेज आया, अंडरस्को, टेंशन मत ले, हम हैं ना, बस आज और संभाल ले। देव को इसकी सच्चाई दिखा देंगे, उसके बाद ये कभी रघुवंशी मैंशन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। सार्थक बोला, अंडरस्को भाई, तुम लोगों के कहने से मैं इसे लेकर तो आ रहा हूँ, लेकिन प्लीज वेदांत को भी बुला लो, वो थोड़ा ज्यादा समझदार है, इसे अच्छे से संभाल लेगा। मुझे तो इसके साथ अपनी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। ये पढ़ते ही कृष और युग दोनों को ही हंसी आ गई। युग बोला, अंडरस्को, टेंशन मत ले, आज और अपनी इज्जत को संभाल ले, उसके बाद ये लड़की राजस्थान में नहीं मिलेगी। सार्थक अपने भाइयों से बात ही कर रहा था कि संजना तैयार होकर बाहर आई। सार्थक की नज़र संजना पर ही ठहर गई। संजना ने एक रेड कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें उसकी कमर दिखाई दे रही थी। संजना ने जानबूझकर ऐसे कामुक कपड़े पहने थे जिससे वो सार्थक को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन सार्थक वो तो बिल्कुल अपने पापा जैसा शरीफ था, इतनी जल्दी किसी के अट्रैक्ट करने से अट्रैक्ट होने वाला नहीं था, बल्कि वो तो उसे उस साड़ी में देखकर अनकंफर्टेबल हो गया। ऊपर से संजना ने टॉप भी बहुत ज्यादा डीप नेक पहना हुआ था। सार्थक ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और संजना की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, अंडरस्को, चले। संजना ने हमें गर्दन हिला दी और अपना हाथ सार्थक के हाथ में रख दिया। सार्थक उसे बड़े प्यार से बाहर ले आया और फिर उसके लिए गाड़ी का गेट खोला। संजना भी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का गेट बंद करने के बाद सार्थक ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कितना बड़ा काम किया हो, और फिर मन ही मन खुद से बोला, अंडरस्को, बड़ी माँ के कान्हा, मुझे बचा लेना, वरना मेरी इज्जत लूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये तो मुझे आंखों से ही खा जाएगी। इतना कहकर सार्थक ने एक बार फिर अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल गाड़ी हवा से बातें करने लगी। संजना बार बार खुद को मिरर में देख रही थी। इसमें दो राय नहीं थी कि संजना बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो चाहती थी कि सार्थक उसके साथ कुछ तो शरारत करें, लेकिन सार्थक उसका तो पूरा ध्यान ड्राइविंग करने पर था। वो तो चाह कर भी संजना पर ध्यान नहीं देना चाहता था। संजना ने तभी सार्थक के थाई पर हल्का सा हाथ रखा और सार्थक की कपकपी छूट गई। उसने बड़े प्यार से संजना का हाथ उठाया और उसे उसी की गोद में रखता हुआ बोला, अंडरस्को, संजना, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। संजना अनजान बनते हुए बोली, अंडरस्को, सॉरी, मेरी जानबूझकर नहीं रखा, वो गलती से, आई एम सॉरी। सार्थक ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को, कोई बात नहीं। और फिर मन ही मन खुद से बोला, अंडरस्को, ये गलती करके मेरा बैंड बजा देगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। करीब 1 घंटे बाद सार्थक ने गाड़ी एक 5 स्टार होटल के बाहर रोकी। संजना ने उस 5 स्टार होटल को देखा तो उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। संजना समझ गई कि सार्थक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है और यही तो वो चाहती थी। वो तो पहले ही सार्थक की लग्जरी गाड़ी देखकर इम्प्रेस थी और होटल देखकर तो उसकी आंखें और ज्यादा फैल गई। संजना ने सार्थक से पूछा, अंडरस्को, ये 5 स्टार होटल तुम्हारा है? सार्थक ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, मेरा नहीं है, पापा का है। संजना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो बोली, अंडरस्को, तुम और तुम्हारे पापा अलग अलग हो क्या? सार्थक ने हंसकर कहा, अंडरस्को, नहीं, अलग अलग तो नहीं है, फिर भी ये मेरे पापा की पहचान है, मुझे तो अपनी पहचान बनानी है। इस वक्त सार्थक दिल से बोल रहा था और संजना को उसके दिल से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। सार्थक गाड़ी से उतरा और उसने बड़े प्यार से संजना को भी गाड़ी से उतार दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। सार्थक संजना का हाथ पकड़कर बड़े हक से अंदर खींच रहा था और संजना, वो भी खुश होकर उसके साथ साथ खींची चली जा रही थी, इस उम्मीद में कि उसने सार्थक को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया। और तभी सार्थक की टक्कर एक लड़की से हो गई। वो लड़की दिखने में 19 साल की होगी। उसने आंखों पर मोटा चश्मा लगाया हुआ था,
उसने पिंक कलर का कुर्ता और जीन्स पहनी हुई थी, पैरों में सिंपल सी सैंडल थी, हाथ में घड़ी, बालों की चोटी बनाई हुई थी, हाथ में कुछ पेपर। सार्थक के टकराने से वो पेपर जमीन पर गिर गए और उसका चश्मा भी कहीं गिर गया। चश्मे के बिना वो देख नहीं सकती थी। सार्थक पहले ही टेंशन में था, क्योंकि वो संजना जैसी लड़की के साथ वक्त बिताने जा रहा था। इस लड़की के टकराने की वजह से सार्थक को थोड़ा सा गुस्सा आया और वो बोला, अंडस्को, ये लड़की अंधी हो दिखाई नहीं देता। वो लड़की सार्थक को धुंधली नजरों से देख रही थी, बिना चश्मा उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। वो लड़की धीरे से बोली, अंडस्को, सर मेरा चश्मा। सार्थक ने फर्श पर देखा तो उसके डॉक्यूमेंट और चश्मा फर्श पर पड़े हुए थे। सार्थक ने चश्मा उठाया और लड़की के हाथ में रखते हुए कहा, अंडस्को, देखकर नहीं चल सकती। अंधी हो क्या, बिना चश्मे की दिखाई नहीं देता। उस लड़की ने अपना चश्मा लगाया, लेकिन उसका चश्मा टूट चुका था। वो अपने चश्मे को ठीक करके सार्थक और संजना को देख रही थी। संजना तो ऐसे देख रही थी जैसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा हो। आखिर वो उसके और सार्थक के बीच में जो आ गई थी। उस लड़की ने धीरे से शर्मिंदगी के साथ कहा, अंडस्को, आई एम सॉरी सर। इतना कहकर वो पेपर नीचे से उठाने लगी। सार्थक ने एक नज़र उसके पेपर्स पर देखा तो उसमें उस लड़की का नाम नजर आया। उसमें लिखा था, सिद्धि मिश्रा। सार्थक जैसे ही उस लड़की की मदद करने के लिए झुका, संजना ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, अंडस्को, चलो ना सार्थक, वो खुद कर लेगी। सार्थक ने हाँ में गर्दन हिलाए और एक नज़र सिद्धि को देखा, जो अपने डॉक्यूमेंट समेटने में बिजी थी। उसके डॉक्यूमेंट कुछ ज्यादा ही बिखर गए थे। वो एक एक डॉक्यूमेंट्स उठाकर अपने फाइल में रख रही थी। तभी सार्थक का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो क्रिश का मैसेज था। फिर उसने संजना को एक मुस्कुराहट पास की, उसके साथ चला गया। सार्थक संजना को लेकर उस होटल के एक बड़े से रेस्टोरेंट में गया। संजना उस रेस्टोरेंट को आंखें फाड़े देखे जा रही थी। वो देव के साथ कई बार बाहर गई थी, लेकिन इतना सुंदर रेस्टोरेंट तो उसने कहीं नहीं देखा था और किस्मत से पूरा रेस्टोरेंट खाली था। संजना ने सार्थक को देखकर कहा, अंडस्को, ये पूरा खाली है। सार्थक बड़े प्यार से बोला, अंडस्को, तुम्हारे लिए कर दिया। मैं नहीं चाहता मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। इतना कहकर वो संजना को एक गोल सी टेबल के पास लेकर आया। उसने चेयर खींची और संजना को बैठने का इशारा किया। संजना भी इतरा कर बैठ गई। वो ये मान चुकी थी कि सार्थक उसकी मुट्ठी में आ चुका है। संजना के बिल्कुल सामने सार्थक बैठ गया। संजना की नज़र अभी भी उस रेस्टोरेंट पर थी। उसे लग रहा था कि वहाँ कोई छोटे मोटे लोग नहीं आते, बल्कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन बैठकर अपनी मीटिंग करते होंगे। तब तक सार्थक ने क्रिश और युग को मैसेज करते हुए कहा, अंडस्को, मैं पहुंच गया। अब वेदांत को बोलो कि जल्दी आए। थोड़ी देर और इसके साथ बैठा रहा तो घुटन से ही मर जाऊंगा। 488 विल यू मैरी मी। संजना तो मुस्कुराकर सार्थक को देख रही थी और सार्थक उसके चेहरे पर पसीने आ गए थे। उस पूरे रेस्टोरेंट को उसने खाली भी करवा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जब वो दोनों भाई मिलकर संजना की इंसल्ट करें तो कोई वहां हो। संजना ने धीरे से कहा, अंडस्को, सार्थक, कुछ ऑर्डर नहीं करोगे? सार्थक अपने होश में आया और उसने वहीं खड़े वेटर को देखकर इशारों से अपने पास बुलाया। वो वेटर भी जाकर सार्थक और संजना की टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। सार्थक बोला, अंडस्को, एक प्लेट वेदांत लाओ। ये सुनकर वेटर और संजना दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। सार्थक ने अपनी आंखें कसकर बंद की और बोला, अंडस्को, एक प्लेट पास्ता लेकर आओ। वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाए और चला गया। संजना वेदांत का नाम सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गई और सार्थक संजना को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, अंडस्को, वो क्या है ना, मेरा एक पार्टनर है वेदांत, तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था और गलती से मुंह से निकल गया। इतना कहकर सार्थक ने संजना के हाथ पर अपना हाथ रखा तो महसूस किया कि संजना का हाथ ठंड हो चुका है, क्योंकि संजना ये बात समझ गई थी कि वेदांत और सार्थक एक दूसरे को जानते हैं, यानी उसके प्लान में छेद हो चुका था जिसमें कभी भी पानी भर सकता था। सार्थक ने फिर मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ, तुम पास्ता तो खाती हो ना? संजना ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर में वेटर पास्ता लेकर आ गया।
सार्थक ने पास्ता संजना के सामने रखने का इशारा किया और वेटर ने संजना के सामने पास्ता रख दिया। सार्थक ने एक फोग उठाया और संजना को पास्ता खिलाने लगा। संजना भी पास्ता खा रही थी। सार्थक बहुत आराम और धीरे धीरे से संजना को पास्ता खिला रहा था और बार बार उसकी नज़र गेट की तरफ जा रही थी, जहां से वेदांत आने वाला था। पास्ता खत्म हो गया, लेकिन वेदांत नहीं आया। सार्थक ने अपने भाइयों को मैसेज करके कहा, अंडस्को, तुम लोग आ रहे हो या मैं अकेला ही इसे देख लूं? और तभी कृष का मैसेज आया, अंडस्को, मैं और युग पहुंचने वाले हैं, लेकिन वेदांत का कुछ पता नहीं। ऊपर से बारिश भी हो रही है। यार, लगता है वेदांत कहीं फंस गया। एक काम कर, प्लान बी स्टार्ट कर, हम पहुंचते ही हैं। सार्थक को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सिचुएशन को समझते हुए उसने ओके लिखकर भेज दिया। फिर उसने एक वेटर को देखकर कहा, अंडस्को, ऑरेंज जूस लेकर आओ। थोड़ी देर में वहां ऑरेंज जूस आ गया। सार्थक ने बड़े प्यार से संजना को ऑरेंज जूस पीने का इशारा किया और फिर धीरे से बोला, अंडस्को, विल यू मैरी मी? ये सुनकर संजना की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे खांसी आनी शुरू हो गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि 2-3 मुलाकात में ही सार्थक उसे प्रपोज कर देगा। सार्थक ने संजना को संभलने का मौका भी नहीं दिया और बोला, अंडस्को, एक्चुअली मैं तुम्हें अपने बड़े भाई से मिलवाने लाया हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें पास कर दिया तो हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। वो क्या है ना, हमारी बड़ी फैमिली है और उस बड़ी सी फैमिली को मेरा भाई संभालता है। एक बार भाई ने हाँ कहा मतलब पूरी फैमिली ने हाँ कहा। संजना थोड़ी सी शॉक्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, न ही वो नहीं शादी करने के फेवर में थी। उसे तो अभी सार्थक के साथ इधर उधर घूमना था, मौज मस्ती करनी थी, पर उसे फिलहाल सार्थक को जवाब देना था। सार्थक भी संजना के जवाब का इंतजार कर रहा था और तभी संजना धीरे से बोली, अंडस्को, इतनी जल्दी शादी तुम्हें नहीं लगता? हमें थोड़ा वक्त साथ बिताना चाहिए। मतलब शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है और अगर एक बार वो कमिटमेंट हो गई तो हम दोनों को जानने का मौका नहीं मिल पाएगा। सार्थक बड़े प्यार से संजना का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, अंडस्को, मुझे तुम पसंद हो और मुझे तुमने देख लिया, और रही बात एक दूसरे को जानने की तो वो तो हम शादी के बाद भी जान सकते हैं। बताओ ना, शादी करोगी मुझसे? संजना कुछ नहीं बोली और तभी उस रेस्टोरेंट का गेट खुला। दोनों की नज़र उस रेस्टोरेंट के गेट की तरफ गई। वहां कृष खड़ा हुआ था। कृष को देखकर संजना की हवाएं उड़ गई और उसके पीछे पीछे युग भी आ रहा था। युग को देखकर उसका तो लगभग माथा फिर गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। युग और कृष को देखकर सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और कृष की तरफ हाथ फैलाकर बोला, अंडस्को, आपका ही इंतजार कर रहा था भाई। मैंने कहा था ना, मुझे एक लड़की पसंद आ गई और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो देखो, यही है वो लड़की। कृष ने हैरानी से संजना की ओर देखा और युग, उसने तो जानबूझकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। कृष ने सार्थक को देखकर कहा, अंडस्को, तू जानता ये कौन है? सार्थक ने भी अनजान बनते हुए कहा, अंडस्को, संजना है मेरी गर्लफ्रेंड, इसी से तो मिलवाना था। कृष चेहरे पर जितनी हैरानी ला सकता था उतनी हैरानी लाते हुए कहा, अंडस्को, अबे ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, देव की गर्लफ्रेंड है। सार्थक की आंखें हैरानी से फैल गई। वो संजना की ओर देखने लगा। संजना ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इतना तो समझ गई थी उसका भांडा फूट चुका है, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि बस वो यहाँ से जैसे तैसे निकल जाए और अपना अगला शिकार वेदांत को बनाए। और इतने में देव भी तेज कदमों से उस रेस्टोरेंट के अंदर आया और सार्थक को देखकर बोला, अंडस्को, यार सार्थक, बारिश हो रही थी इसलिए लेट हो गया। हाँ, बता कौन है वो लड़की जिससे तू शादी करना चाहता है? सार्थक ने संजना की ओर इशारा कर दिया। देव ने जैसे ही नजर घुमाकर संजना को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमान स्टडी रूम में था और तभी शिवाय वहां आया। उसने अभिमान को देखकर कहा, अंडस्को, रात के 11 बजे बज रहे हैं और तुम यहाँ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आराध्या के पास होना चाहिए? अभिमान बोला, अंडस्को, हाँ पापा, बस जा ही रहा था, थोड़ा काम था। इतना कहकर अभिमान ने अपना लैपटॉप बंद किया और वहां से जाने लगा और तभी शिवाय ने उसे रोकते हुए कहा,
अंडरस्को अभिमान रुको। अभिमान रुक गया। उसने पलटकर शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, अंडरस्को तुम्हें पता है पापा बनना दुनिया की बेस्ट फीलिंग में से एक है, या शायद सबसे बेस्ट फीलिंग यही है। तुम्हारे चेहरे से दिखता है कि तुम बच्चे के लिए तैयार हो। तो ये जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई देती है ना, इस खुशी को बांटना सीखो। आराध्या के साथ प्रेगनेंसी को एंजॉय करो। आराध्या के मूड को एंजॉय करो। वो वापस नहीं आएगा। ये वक्त तुम्हारे और आराध्या के लिए, ये जो वक्त चल रहा है ना, ये बहुत खूबसूरत है। इस वक्त में तुम आराध्या को और अच्छे से समझ जाओगे। तो बेहतर होगा कि अगर तुम्हारे पास वक्त है तो आराध्या के साथ बिताओ। यकीन मानो तुम्हारे और आराध्या के बीच थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी। अभिमान ने बस हमें गर्दन हिलाए और वहां से चला गया। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो अब अपनी उस जिंदगी को जैसे तैसे अपनाने के लिए तैयार था। फिर उसने सीढ़ियों से चलते हुए अपने सिर पर हाथ रखकर अपने बालों को हिलाते हुए कहा, अंडरस्को चलो गिलहरी जैसी भी है, इसी के साथ जिंदगी काटते हैं। और यही सब सोचता हुआ अभिमान अपने कमरे में आया। उसने देखा तो वहां आराध्या नहीं थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। इतनी रात को आराध्या कहाँ जा सकती है? उसने बालकनी में देखा, वो वहां भी नहीं थी। अभिमान कमरे से निकलकर कॉरिडोर की तरफ देखने लगा, लेकिन आराध्या वहां भी नहीं थी। अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं पता वो कहाँ चली गई। कुछ सोचकर वो सीधा आर्या के कमरे में गया, लेकिन आर्या के कमरे में भी आराध्या नहीं थी, बल्कि आर्या तो खुद वंदना को सुला रही थी। अभिमान चुपचाप उस कमरे से भी निकल गया। फिर वो सीधा हीर के कमरे में गया। वहां जाकर उसने देखा तो हीर भी मीरा के बालों में तेल लगा रही थी। अभिमान वापस से लिविंग एरिया में आ गया और सोचने लगा कि आखिर आराध्या गई कहाँ, और तभी उसे किचन में से कुछ खटक पटक की आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, अंडरस्को तो गिलहरी यहाँ पर है। अभिमान दबे पांव किचन के अंदर गया तो आराध्या किचन के डब्बे में से कुछ खोल खोल कर देख रही थी, लेकिन जो उसे चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। अभिमान धीरे से आराध्या के पीछे जाकर बड़े प्यार से बोला, अंडरस्को क्या ढूंढ रही हो? लेकिन आराध्या डर गई। उसके हाथ में जो डब्बा था वो फर्श पर गिर पड़ा। आवाज इतनी जोर की हुई कि दोनों ने आंखें बंद कर ली। आराध्या फिर अभिमान को देखकर धीरे से बोली, अंडरस्को डराया क्यों? अभिमान ने हैरानी से कहा, अंडरस्को डराया नहीं गिलहरी, बस पूछा था कि क्या कर रही हो। मुझे क्या पता कि तुम इतनी डरपोक हो। तुम्हारे चक्कर में मेरा बच्चा भी डरपोक हो जाएगा। आराध्या दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को अभिमान ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तुमने मुझे जानबूझकर डराया। अभिमान बोला, अंडरस्को पागल हो गई हो? इतनी रात को भूतों की तरह किचन में पता नहीं क्या ढूंढ रही हो। पिछले जन्म में चूहिया थी क्या, जो रात को किचन में आती हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आराध्या दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को मेरा खट्टा खाने का मन कर रहा है, इसलिए अचार ढूंढ रही थी। अभिमान बोला, अंडरस्को तो लाइट क्यों नहीं जलाई? आराध्या मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को मुझे लगा मुझे डब्बा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन 4-5 डब्बे खोलकर देख चुकी हूँ, अचार नहीं मिल रहा। अभिमान ने नामे गर्दन हिलाए और खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को पापा कह रहे थे इस पीरियड को एंजॉय करो, पर मुझे तो लग रहा है इस पीरियड में मैं पागल हो जाऊंगा। अभिमान ने सबसे पहले किचन की लाइट जलाई। पहले तो बस आराध्या अचार ढूंढ रही थी, अब अभिमान भी अचार ढूंढने में लग पड़ा था। लेकिन मजाल की अचार दोनों में से किसी को भी मिल जाए। अभिमान इरिटेट हो गया। उसने आराध्या को देखकर कहा, अंडरस्को गिलहरी अचार कौन खाता है? अचार तो खाना भी नहीं चाहिए। आराध्या हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्को मैं खाती हूँ अचार, मुझे अचार चाहिए और अभी चाहिए। दोपहर से मन है लेकिन ना तो इमली मिल रही है और ना ही अचार, मुझे खट्टा खाना है। कहते कहते उसने बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर अभिमान को देखा। अभिमान को हंसी आ रही थी। उसने पहली बार आराध्या को इतने मासूमियत भरे चेहरे को देखा था, वरना तो वो हमेशा उसे चिढ़ाने के लिए तैयार रहती थी। अभिमान ने वहां खुले हुए डब्बे को एक एक करके बंद किया और फिर आराध्या की कलाई पकड़ी, किचन की लाइट ऑफ की और उसे बाहर लेकर आया। आराध्या हैरानी से बोली, अंडरस्को कहाँ लेकर जा रहे हो? अभिमान बोला, अंडरस्को तुम्हारी इमली का इंतजाम करने।
चलो इमली अचार कुछ तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर वो आराध्या को गार्डन में ले आया। फिर उसने बहुत आराम से आराध्या को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और थोड़ी देर में उन दोनों की गाड़ी हवा से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद अभिमान ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। दोनों ही रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। अंदर जाकर अभिमान ने वेटर को बुलाया और फिर आराध्या को देखकर बोला, अंडस्को, तुम्हें जो खाना है ऑर्डर दे दो। आराध्या ने हमें गर्दन हिलाए और वेटर की तरफ देखकर बोली, अंडस्को, आप खाने में अचार भी देते हैं। ये सुनकर अभिमान ने तो अपने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। आराध्या ने गुस्से में अभिमान की बाजू पर मारा और फिर वेटर को देखकर बोली, अंडस्को, बताए ना आप लोग खाने के साथ अचार भी देते हैं। वेटर ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, जी मैम। आराध्या बोली, अंडस्को, तो ठीक है, आपके होटल में जितने भी अचार हैं ना, मुझे थोड़े थोड़े लाकर दे दो। एक पनीर टिक्का ला देना, थोड़ा सा ही लाना, और एक नान ला देना बस। वेटर ने हमें गर्दन हिलाए और ऑर्डर लेकर चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने अपने आंखों से हाथ हटाकर आराध्या को देखा तो आराध्या तो बत्ती सी दिखा रही थी। अभिमान बोला, अंडस्को, बाहर आकर अचार का ऑर्डर कौन करता है? आराध्या बोली, अंडस्को, मैं करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ संजना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो बुरी तरीके से फंस चुकी थी। देव ने संजना को बहुत गुस्से में देखा और फिर सार्थक को देखकर बोला, अंडस्को, तू सच में इस लड़की से प्यार करता है? सार्थक ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अंडस्को, ये लड़की भी मुझे प्यार करती है, बस अगर तुम तीनों मान जाओ तो मैं इससे शादी कर लूं। ये सुनते ही देव ने गुस्से में संजना की बाजू पकड़ी और उसे हिलाते हुए बोला, अंडस्को, तुमने पहले मुझे फंसाया और अब मेरे भाई को फंसा रही हो। ये सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई। वही संजना, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो देव की बातों का क्या जवाब दे। 489 बेबी मतलब। देव ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, तुमसे बात कर रहा हूँ, अब मुझे बताओगी कि तुम मेरे भाई सार्थक के साथ क्या कर रही हो, या खींचकर एक चांटा तुम्हारे गाल पर चढ़ दूं? मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। कृष्ण ने मुझे कितना समझाया लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरी संजना मुझे चीट नहीं कर सकती। मैंने सरगम से शादी की लेकिन कभी उसके करीब नहीं गया, ये सोचकर कि कहीं तुम्हें चीट ना कर दूं और तुम्हें पूरी दुनिया छोड़कर मेरा ही भाई मिला था। इतना कहकर देव ने संजना की तरफ हाथ उठा लिया। एक तो पहले ही उसकी संजना की लड़ाई हो गई थी, उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था और अब उसने संजना को सार्थक के साथ देख लिया तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। देव का चांटा संजना को लगता उससे पहले ही सार्थक ने देव का हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को, ये क्या बदतमीजी है? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, आप उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। देव ने दूसरे हाथ से सार्थक का कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को, तू अभी बच्चा है, तुझे नहीं पता कि ये कितनी शातिर औरत है। इसने पहले मेरे साथ गेम खेला और अब तुझे बर्बाद करने पर तुली हुई है। सार्थक ने देव को हल्का सा गले लगाकर पीछे हटाते हुए कहा, अंडस्को, देखो भाई, अब बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो, मैंने कहा ना मेरी गर्लफ्रेंड है। देव इस वक्त बहुत गुस्से में था। संजना को वहां देखकर उसका पारा और ज्यादा बढ़ गया था। उसने सार्थक को धक्का देते हुए कहा, अंडस्को, मैंने कहा ना तू बच्चा है और ये बहुत शातिर औरत, इसकी वजह से मैंने सरगम का कितना दिल दुखाया और ये बेशर्म औरत, इसे जब मेरी तरफ से प्रॉफिट नजर नहीं आया तो ये चली दूसरी जगह मुंह मारने। अब संजना को भी गुस्सा आ गया, वो भी चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, देव तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि उसे डिवोर्स दे दो, लेकिन तुम ही नहीं माने, अब क्या मैं तुम्हारे प्यार में जोगन बनकर बैठ जाऊं? देव गुस्से में संजना की ओर बढ़ने लगा तो इस बार कृष्ण ने उसे पीछे हटाते हुए कहा, अंडस्को, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन तू नहीं माना। देख ले, तेरी आंखों के सामने इसकी सच्चाई है, वरना तू खुद ही सोच, एक बूढ़े आदमी से शादी करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली और अब तेरे सामने सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही है। देव ने संजना की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, अंडस्को, तुमसे कहा था ना मैंने कि चलो शादी करते हैं, लेकिन तुमने ही शादी के लिए मना कर दिया।
मुझे मजबूरन सरगम से शादी करनी पड़ी। जब मैं पहली बार सरगम से मिला था ना, तब तुमने ही मेरा दिल दुखाया था। याद है ना हमारे बीच कितनी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। उसके बाद मैंने गुस्से में सरगम को हाय किया। वो तो शायद मेरे अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत बची हुई है, इसलिए मैंने सरगम की जिंदगी खराब नहीं की, वरना उस दिन गुस्से में सरगम की जिंदगी बर्बाद कर देता। और ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। उस दिन अकेला था, तुम्हें कितनी बार कॉल किया कि एक बार मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आई और अब यहाँ खड़ी होकर अपनी सफाई दे रही हो। तुम्हारी जितनी घटिया औरत दुनिया में नहीं है। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, निकलो यहाँ से और आज के बाद हम भाइयों की तरफ पलटकर मत देखना। संजना को मौका मिल गया वहां से जाने का। वैसे भी वो मन ही मन डिसाइड कर चुकी थी कि अब वेदांत राजावत को देखेगी, लेकिन उसे क्या पता वेदांत भी इन बदमाशों की टोली का हिस्सा है। संजना ने अपना बैग उठाया, गुस्से में देव की तरफ देखकर बोली, अंडरस्को, तुमने मुझे एक साइड कर दिया, तो क्या मैं अपनी सारी जिंदगी अकेले बिताती। लेकिन चलो अच्छा है, वक्त पर पता चल गया, क्योंकि जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया था, तुम्हारा भाई भी मुझे ऐसे ही छोड़ देता। इतना कहकर संजना पूरे एटीट्यूड में वहां से टक टक करते हुए जाने लगी। जैसे ही वो गेट तक पहुंची, वैसे ही सार्थक चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को, संजना मुझे छोड़कर मत जाओ। संजना, संजना, मेरे भाई ने जो किया मैं वो नहीं करूंगा। संजना, एक बार वापस आ जाओ। लेकिन संजना ने पलटकर सार्थक को नहीं देखा, जबकि सार्थक अपने अंदर के सारे हीरो को निकालकर एक्टिंग कर रहा था। संजना वहां से चली गई। उसके जाते ही सार्थक मुंह बनाकर देव को देखने लगा। देव ने सार्थक को गले लगाया और उसे दिलासा देते हुए बोला, अंडरस्को, अच्छी नहीं थी, वो बहुत बुरी लड़की थी। यकीन नहीं आता तो कृष से पूछ ले। सार्थक ने देव को खुद से दूर किया और एक्टिंग करते हुए बोला, अंडरस्को, अच्छा कृष की बात तुमने नहीं मानी तो मैं क्यों मानूं? तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। इतना कहकर सार्थक वही फर्श पर बैठकर रोने की एक्टिंग करता रहा। देव सार्थक को संभाल रहा था और उनके बिल्कुल पीछे कृष और युग दोनों ही डांस कर रहे थे। फाइनल उन्होंने वेदांत के बिना सब कुछ संभाल लिया था। देव सार्थक को संभाल रहा था और सार्थक जानबूझकर फैल रहा था, क्योंकि उसे बड़ा मजा आ रहा था देव को ऐसे परेशान देखकर, क्योंकि कृष ने उसे बताया था कि देव ने सरगम को कितना परेशान किया, वो भी शादी के पहले दिन से ही, और इसीलिए अब सार्थक सरगम का बदला ले रहा था। हालांकि सरगम और सार्थक के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, दोनों ने बस एक दूसरे को देखा था, लेकिन सार्थक सरगम को भाभी मान चुका था और अब एक अच्छा देवर बनकर देव की खिंचाई कर रहा था। थोड़ी देर तक देव सार्थक को समझाता रहा और फिर खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को, बस कितना रोएगा बेवकूफ, तेरे सामने प्रूफ दिखाया ना मैंने कि वो कितनी घटिया लड़की थी। अच्छा हुआ ना कि हम दोनों भाई बच गए, वरना दोनों का ही पागल बनाकर चली जाती। युग ने वेटर को देखकर कहा, अंडरस्को, बी अलाओ। थोड़ी देर में वेटर वहां बियर लेकर आ गया। आखिर पार्टी तो बनती थी। चारों ने एक एक बियर उठाए और पीनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में वहां का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। चारों एक टेबल पर बैठे थे और बियर पीकर एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे। फाइनली सार्थक भी ठीक हो चुका था। थोड़ी बियर पीने के बाद देव उठा और जाकर रेस्टोरेंट की बालकनी में खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे सरगम के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। देव को दुख हो रहा था कि पिछले कितने ही महीनों से वो सरगम के साथ रह तो रहा है, लेकिन उसने एक मिनट के लिए भी उस रिश्ते को जिया नहीं। उसके लिए सरगम बस उसकी बीमारी दूर करने का एक जरिया थी। देव ना जाने कितनी बार सरगम के करीब सोया था, लेकिन उसने सरगम को एक बार भी महसूस नहीं किया था, और जब करीब गया तब वो नशे में था। देव ये बात मान चुका था कि उसके और सरगम के बीच की दूरी उस रात खत्म हो गई जिस दिन उसने ड्रिंक की हुई थी, जबकि वो नहीं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यही सब सोच सोच कर देव को खुद पर गुस्सा आ रहा था। तभी पीछे से कृष आया। उसने देव के कंधे पर हाथ रखा तो देव ने पलटकर कृष को देखा तो कृष बोला, अंडरस्को, ज्यादा देर नहीं हुई, तेरा सरगम का रिश्ता वैसा का वैसा ही है। बस अब तुझे सरगम को खुश रखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सरगम को खुश रखोगे। देव ने बस हमें गर्दन हिलाए और फिर कुछ सोचकर बोला, अंडरस्को, यार मैं घर जा रहा हूँ,
मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, घुटन हो रही है। इतना कहकर उसने अपने बियर की बोतल कृष के हाथ में थमाई और वहां से चला गया। उसके जाते ही तीनों भाई जोरों से चिल्लाए। आखिर उन्होंने सरगम और देव के बीच में सब कुछ ठीक जो कर दिया था। सार्थक तो टेबल पर चढ़कर नाचने लगा। वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत उसी ने की थी। संजना को झेलना बहुत मेहनत का काम था। वही देव जब बाहर आया और उसने अपनी गाड़ी को देखा तो उसे याद आया कि वो चाबी तो अंदर ही छोड़कर आ गया। देव वापस से जाने के लिए पलट गया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध हाथ बांधे शिवांगी को देख रहा था और शिवांगी मुंह बनाकर बैठी हुई थी। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को तितली। शिवांगी उठी और गुस्से में बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गई। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाए और पीछे पीछे चला गया। फिर वो भी शिवांगी के सामने वाले झूले पर जाकर बैठ गया और उसे हल्का हल्का हिलाते हुए बोला, अंडस्को, मैंने कहा ना कल चलेंगे। लेकिन शिवांगी कुछ नहीं बोली। अनिरुद्ध ने फिर कहा, अंडस्को तितली, मैं कह रहा हूँ ना हम कल चलेंगे, आज बहुत लेट हो गया था। शिवांगी नम आंखों से बोली, अंडस्को, अनिरुद्ध झूठ बोलना गंदी बात। ये सुनकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई क्योंकि उसने आज ही शिवांगी को ये सिखाया था और शिवांगी आज ही उससे ये वापस कर रही थी। अनिरुद्ध अपने झूले से उठकर शिवांगी के पास आया। फिर उसने शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे उठाया और खुद झूले पर बैठ गया और फिर शिवांगी को अपनी गोद में बिठाकर पीछे से अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, अंडस्को, आज सच में बहुत देर हो गई थी। रात को थोड़ी शॉपिंग करते हैं, पर पक्का कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। अब चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई। शिवांगी ने हल्का सा पलटकर अनिरुद्ध को देखा और बोली, अंडस्को, पहले मुझे प्यार करो। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने शिवांगी को हल्का सा उठाया और खुद से दूर करते हुए कहा, अंडस्को, ये सब कहाँ से सीख रही हो? शिवांगी मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, टीवी में तुमने बताया था ना प्यार करते हैं। अनिरुद्ध ने सबसे पहले अपना फोन निकाला और चेक किया कि क्या उसके टीवी से केबल का कनेक्शन कट गया, लेकिन वो अभी तक नहीं कटा था। मतलब शिवांगी ने फिर से कोई किसिंग सीन देखा और अब वो अनिरुद्ध को परेशान करने वाली थी। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, प्यार ऐसे नहीं करते, पहले शादी करनी पड़ती है। शिवांगी बोली, अंडस्को, तो फिर करो ना शादी, हम शादी कब करेंगे? चलो कल ही शादी करते हैं। अनिरुद्ध का मन कर रहा था कि बालकनी की दीवार से कूदकर अपनी जान दे दे। एक तो पहले ही इतनी प्रॉब्लम में था, ऊपर से शिवांगी रोज रोज उसे कुछ नया पूछती थी जिसका जवाब उसके पास नहीं होता था। अनिरुद्ध सोच रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें आराध्या का मैसेज था जिसमें लिखा था, अंडस्को, भैया आप मामू बनने वाले हैं। और ये पढ़कर अनिरुद्ध जोर से चिल्लाया। शिवांगी ने अपने कानों में हाथ रख लिए। वो पहली बार अनिरुद्ध को इतना खुश देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, अंडस्को, अनिरुद्ध क्या हुआ है? अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, तुम्हें पता है आराध्या मेरी बहन प्रेग्नेंट है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, उसके घर में एक छोटा बेबी आने वाला है। शिवांगी हैरानी से बोली, अंडस्को, बेबी मतलब? अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, जब शादी होती है उसके बाद भगवान जी एक छोटा सा बच्चा देते हैं, इतना छोटा। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपने हाथों को शेप में बदला और फिर वो उस बच्चे को बड़ा करते हैं। शिवांगी मुस्कुराकर बोली, अंडस्को, अच्छा मतलब जब हमारी शादी होगी तो भगवान हमें भी बच्चा देगा। अब तो अनिरुद्ध की सांस अटक गई। शिवांगी एक ही जगह अटकी हुई थी कि वो अनिरुद्ध से शादी करेगी और फिर उसे भी बच्चा होगा। अनिरुद्ध थोड़ा सा किलस गया और शिवांगी की ओर देखकर बोला, अंडस्को, तितली, अभी तो तुम ही बच्ची हो और तुम्हें बच्चा चाहिए। शिवांगी ने बिना सोचे समझे हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ अनिरुद्ध, हमारे बच्चा कब होगा? हम भी शादी करते हैं ना, फिर हमें भी इतना छोटा सा बेबी मिल जाएगा जैसे वो सामने वाली आंटी के घर में है छोटा सा बेबी। अनिरुद्ध को तो चक्कर आने वाले थे। उसने शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे कमरे में लेकर आया। फिर उसे बेड पर लेटाया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और बोला, अंडस्को, तुम चुपचाप सो जाओ, ये सारी बातें नहीं करते और कल मैं कनेक्शन कटवा दूंगा,
तुम बस कार्टून देखोगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझी। शिवांगी ने हामी गर्दन हिलाए और आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध से थोड़ी देर तक थपकियां देता रहा। धीरे धीरे शिवांगी सो गई। उसके सोते ही अनिरुद्ध सोफे पर गया और धनम से लेट गया। फिर वो खुद में ही बड़बड़ आया, अंडस्को, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। 490 तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वही रेस्टोरेंट में बैठे युग, कृष और वेदांत तीनों ही हंस रहे थे। युग बोला, अंडस्को, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। फाइनली सरगम और देव के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल देव को शादी जैसे पवित्र रिश्ते की कदर हो ही जाएगी और वो दोनों खुश रहेंगे। कृष बोला, अंडस्को बिल्कुल ठीक कह रहा है। सरगम जैसी लड़की मिलना मुश्किल है। देखा नहीं, खुद बेसहारा है लेकिन फिर भी कितनी लड़कियों का सहारा बनी हुई है। मैं तो उसे सैल्यूट करता हूँ। सच में सरगम बहुत अच्छी है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, उसी दिन मुझे लगा था कि ये देव के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। पर देव को ही समझ नहीं आ रहा था। पर आज देव को भी समझ आ गया कि संजना कितनी घटिया लड़की है। वेदांत ने जिज्ञासा के साथ पूछा, अंडस्को, अच्छा एक बात बताओ, देव क्या सरगम के साथ रूड बिहेव करता था? कृष बोला, अंडस्को, रूड तो नहीं करता था लेकिन प्यार से भी नहीं बोलता था। पर हमने कुछ ऐसा किया कि देव सरगम से प्यार से बात करने लगा। वेदांत ने फिर से जिज्ञासा से पूछा, अंडस्को, क्या कर दिया ऐसा तुम दोनों ने? युग ने हंसकर कहा, अंडस्को, कुछ नहीं, एक दिन देव ने फुल ड्रिंक की हुई थी और हमने उसे सरगम के पास भेज दिया। दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन हमने सरगम को समझा दिया कि उसे सुबह सुबह उठकर यही बोलना है कि उसके और देव के बीच की दूरी खत्म हो गई। ये सुनकर वेदांत जोर जोर से हंसने लगा। वेदांत बोला, अंडस्को, यार तुम तो बहुत कमीने हो। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? तुम भाभी के सामने ऐसा बोल रहे थे। कृष ने अपनी बियर की सिप लेकर कहा, अंडस्को, हाँ तो भाभी है तभी तो बोल दिया। कोई और होता तो थोड़ी बोलते, और वैसे भी हमारा इंटेंशन तो सरगम और देव को मिलाने का था और वो हमने कर दिया। देव उस दिन से सरगम की केयर करने लगा, उससे प्यार से बात करने लगा, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगा। रही सही कसर आज पूरी हो गई। अब देखना, बहुत जल्द देव एक बच्चे का बाप बन जाएगा और उसका बेटा हमारे आसपास चाचू चाचू कहता हुआ घूमेगा। और तभी युग बोला, अंडस्को, तुझे तो बाबा कहेगा, बाबा या फिर दादू। तीनों भाई आपस में बात करते हुए हंस रहे थे और वही देव रेस्टोरेंट के गेट पर खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा था। देव को उनकी बातों पर गुस्सा आ गया, यानी उसके और सरगम के बीच कुछ नहीं हुआ। लेकिन सरगम ने फिर भी उसके भाइयों की बातों में आकर विक्टिम बनने की कोशिश की। देव गुस्से में उन तीनों के पास गया। तीनों ही देव को देखकर चुप हो गए। तीनों को भी डर लग रहा था कि कहीं देव ने सब कुछ सुन ना लिया हो। देव ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप टेबल से गाड़ी की चाबी उठाए और बाहर चला गया। उसके जाते ही कृष को कुछ गड़बड़ तो लगी, लेकिन फिर उसने इग्नोर कर दिया। कृष ने अपना फोन उठाया और सरगम को मैसेज करके कहा, अंडस्को, सरगम, संजना का सारा सच देव के सामने आ गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब देव और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन प्लीज तुम देव को संभाल लेना। ये सुनकर कि संजना हमेशा के लिए देव की जिंदगी से चली गई, सरगम खुश हो गई। सरगम ने रिप्लाई किया, अंडस्को, कृष भैया आप सच कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे। क्या सच में मेरी शादीशुदा जिंदगी अब ठीक हो जाएगी? क्या सच में मेरे और देव के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सच में मैं भी आराध्या की तरह? सरगम ने इतना ही कहा था कि कृष को उसके इमोशंस को समझते देर नहीं लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने सरगम को रिप्लाई करते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारे और देव के बीच में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम बस देव को संभाल लेना, वो तुम्हारे पास आ रहा है, समझ गई? सरगम ने हाँ लिखकर रिप्लाई किया। सरगम बेड पर बैठी हुई थी। वो अचानक से उछल गई। उसे लग रहा था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बस वो पुल के बिछाए देव का इंतजार कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो खुश थी। वैसे भी सरगम ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी झेला था, उसके चलते वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, और आज तो उसके लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन था।
सरगम ने खुद को देखा तो उसने एक सिंपल सी लोअर टी शर्ट पहनी हुई थी। सरगम जल्दी से क्लोजेट की ओर गई और वहां से एक नया सिल्क का नाइट सूट पहन कर आई। उसने अपने बालों को अच्छे से बनाया, चेहरे पर हल्का सा ना के बराबर मेकअप किया और पिंक लिप बाम लगाकर बालकनी के झूले पर आकर बैठ गई। अब बस वो देव का इंतजार कर रही थी। देव ड्राइव कर रहा था। उसके बराबर वाली सीट पर 2 बियर की बोतल रखी हुई थी। देव ने एक बियर की बोतल ली, उसे खोला और एक ही सांस में खत्म करके बोतल को वही गाड़ी में फेंक दिया और ड्राइव करता रहा। देव को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके सरगम के बीच कुछ नहीं हुआ। फिर भी सरगम ने उसके भाइयों के कहने पर उससे झूठ बोला। देव इस गिल्ट में था कि उसने सरगम की जिंदगी खराब कर दी, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो सब तो झूठ था। सरगम ने उसका फायदा उठाया है। अभी थोड़ी देर पहले जो देव सरगम के साथ अपनी जिंदगी के बिताने की सोच रहा था, वो फिर से गुस्सा हो गया। देव ने गाड़ी रघुवंशी मैंशन की तरफ न मुड़कर फार्म हाउस की तरफ मोड़ ली, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर वो इस हालत में सरगम के सामने गया तो उसे हटकर देगा। लेकिन देव को ये नहीं पता था कि सरगम कितनी शिद्दत से उसका इंतजार कर रही है। सरगम पूरा दिन अनाथ आश्रम में काम करती थी, थक जाती थी, लेकिन आज तो उसकी थकावट भी कहीं भाग गई थी। वो बस बालकनी के झूले पर बैठी हुई देव का इंतजार कर रही थी। आज उसके लिए ये रात बहुत लंबी थी। उसका एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। वो बार बार अंदर आती घड़ी देखती और बाहर जाकर बैठ जाती, लेकिन देव नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अभिमान और आराध्या रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। आराध्या तो बस अचार खाई जा रही थी। उसने तो लगभग बहुत सारा अचार खा लिया था। आराध्या ने जैसे ही इस एक बार और अचार खाने की सोची, अभिमान ने उसकी कलाई पकड़ ली और हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को, पागल हो गई हो? हेल्दी चीज खाती नहीं हो, बस अचार खाए जा रही हो। उठो यहाँ से, बहुत हो गया। आराध्या मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। अभिमान दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हारा मन है कि कुआं जो भरता ही नहीं। देखो, इतना तो मुझे भी पता है कि इतना अचार नहीं खाना चाहिए। चुपचाप उठ जाओ। आराध्या ने अपना हाथ छुड़वाया और मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, पहले वेटर से कहो ये आम का अचार, मिर्च का अचार और ये मूली का अचार पैक कर दे। अभिमान ने अचार की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, तुम जानती हो कितने केमिकल से बना है? इतने केमिकल वाला अचार खाओगी क्या? चलो मैं बड़ी माँ से कहकर तुम्हारे लिए घर का अचार बनवा दूंगा। आराध्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, मुझे ये केमिकल वाला अचार ही खाना है। ये बहुत खट्टा है, बड़ा मजा आ रहा है। अभिमान ने उस अचार को देखा और मुंह बना लिया। उसने तो जिंदगी में कभी अचार नहीं खाया था। एक बार दृष्टि ने उसे अचार खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तो दृष्टि के हाथ पर ही उल्टी कर दी थी। आराध्या मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, अगर अचार लेकर नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाने वाली। अभिमान का मन कर रहा था कि इसी गोल से टेबल पर अपना सिर पटक कर मार ले। उसे नहीं पता था कि उसे आराध्या के इतने नखरे उठाने पड़ेंगे। अभिमान ने आराध्या को घूर कर देखा तो आराध्या नम आंखों से बोली, अंडस्को, तुम जानबूझकर मुझे डराते हो, जानबूझकर मुझ पर गुस्सा करते हो, ये भी नहीं सोचते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभिमान तो हैरान हो गया। अभी थोड़ी देर पहले खुश थी और अभी उसकी आंखों में पानी आ गया। इतनी स्पीड से मूड स्विंग होता है। अभिमान ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर वेटर को देखकर बोला, अंडस्को, भाई, आम का अचार, मिर्च का अचार और मूली का अचार पैक कर दो। वेटर थोड़ी ही देर में एक छोटा सा बैग लेकर आया और उसने अभिमान की ओर बढ़ा दिया। अभिमान ने पेमेंट की और आराध्या को लेकर उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ सरगम का चेहरा उदास हो गया। देव अब तक नहीं आया। उसने कृष को मैसेज किया, लेकिन कृष वेदांत और युग से बात करने में बिजी था। उसने सरगम का मैसेज चेक ही नहीं किया। ना जाने सरगम देव का इंतजार करते करते बालकनी के झूले पर कब सो गई। दूसरी तरफ देव फार्म हाउस में बेड पर लेटा हुआ था, होश में नहीं था वो। उसे सरगम पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सरगम ने उसे झूठ बोला। सरगम को नहीं पता था कि देव कितने गिल्ट में जी रहा है। देव को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो उस गिल्ट में जी रहा है जो उसने किया ही नहीं। उसका दिमाग बहुत खराब था और इसीलिए वो रघुवंशी मैंशन नहीं गया।
अगली सुबह दृष्टि सरगम के कमरे में आई। उसने देखा तो सरगम बालकनी के झूले पर ही सो गई। दृष्टि को सरगम पर बहुत प्यार आया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि दृष्टि कितना काम करती है और वो काम करती है जिसमें उसे प्रॉफिट का जरा भी लालच नहीं। दृष्टि ने सरगम के बालों में हाथ फेरा और सरगम की आंख खुल गई। उसने दृष्टि को देखकर प्यार से कहा, अंडस्को गुड मॉर्निंग माँ। दृष्टि ने भी सरगम के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करके कहा, अंडस्को गुड मॉर्निंग। तुम जानती हो कितनी देर हो गई, तुम आज उठी नहीं, तबीयत तो ठीक है। सरगम ने झूले से उठकर दृष्टि से कहा, अंडस्को नहीं, तबीयत तो ठीक है। वो कल रात देव घर नहीं आई तो उनका इंतजार कर रही थी। वैसे माँ कितना टाइम हो गया? दृष्टि बोली, अंडस्को 10 बजे बज रहे हैं सरगम। ये सुनते ही सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई और वो बालकनी से कमरे में आती हुई बोली, अंडस्को आज तो मैं लेट हो गई, अब तक तो मैं अनाथ आश्रम पहुंच जाती हूँ। इतना कहकर उसने कपबोर्ड में से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही दृष्टि ने कमरे में नजर घुमाई। वैसे तो कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा ही था, लेकिन उस कमरे में खुशबू आ रही थी। दृष्टि ने नोटिस किया कि सरगम ने भी नए कपड़े पहने हुए थे। सरगम अपने और देव के बीच में कुछ अच्छा सा रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट करना चाहती थी। दृष्टि बिना सरगम से पूछे समझ गई कि शायद सरगम देव का इंतजार कर रही थी और देव नहीं आया, इसीलिए वो इंतजार करते हुए झूले पर ही सो गई। दृष्टि अपने ही ख्यालों में थी कि तभी वॉशरूम का गेट खुला। सरगम तैयार होकर बाहर आई। उसके चेहरे पर उदासी थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने अपना बैग उठाया और बोली, अंडस्को माँ मैं आज नाश्ता अनाथ आश्रम में ही कर लूंगी। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगी और तभी कुछ सोचकर पलटी और दृष्टि को देखकर बोली, अंडस्को माँ देव कल रात घर नहीं आए। दृष्टि ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को नहीं। सरगम जाने लगी और तभी दृष्टि ने पूछा, अंडस्को तुम्हारे और देव के बीच कोई प्रॉब्लम है? सरगम ने पलटकर दृष्टि को देखकर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दृष्टि बोली, अंडस्को तो फिर देव घर क्यों नहीं आया? अब सरगम के पास जवाब नहीं था, वो चुप हो गई। दृष्टि ने फिर पूछा, अंडस्को तुमसे पूछ रही हूँ, वो घर नहीं आया तो उसने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया? सरगम ने ना में गर्दन हिला दी और फिर हिचकिचाते हुए बोली, अंडस्को माँ मैं चलती हूँ, वरना देर हो जाएगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही दृष्टि ने देव को कॉल किया। 2 ही रिंग जाने के बाद देव ने फोन रिसीव कर लिया, क्योंकि वो कल रात सोया नहीं था। वैसे भी उसे सरगम के पास ही नींद आती थी। दृष्टि बोली, अंडस्को देव कहाँ हो? देव ने कहा, अंडस्को माँ फार्म हाउस पर। दृष्टि बोली, अंडस्को फार्म हाउस पर क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? देव ने कहा, अंडस्को माँ बीवी है, वो बच्ची नहीं है कि मेरा इंतजार कर रही थी। दृष्टि ने गुस्से में कहा, अंडस्को तुम घर आओ, मुझे बात करनी है। देव बोला, अंडस्को मुझे यहाँ काम है। दृष्टि बोली, अंडस्को देव अगर तुम घर नहीं आओगे तो मैं वहाँ जाऊंगी। देव ने गुस्से में कहा, अंडस्को माँ मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम बार बार मुझे परेशान करती हो। दृष्टि बोली, अंडस्को देव मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना मैं तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दूंगी कि तुम्हारे और सरगम के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। देव ने कहा, अंडस्को तो आपकी प्यारी बहू ने आपको सब कुछ बता दिया?